नेक्स्ट हम करेंगे इसका चॉइस वाला पार्ट। ठीक है, तो इसमें पूछा हुआ है व्हाट इज डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन, व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑफ डीनेचुरेशन ऑन द प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शियरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। ठीक है, तो डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन क्या होता है, ये चीज़ हमें पता होनी चाहिए कि इसने ये एक प्रोसेस है जिसके अंदर प्रोटीन अपनी नेटिव जो थ्री डायमेंशन इसकी स्ट्रक्चर होती है उसकी उसको और बायोलॉजिकल एक्टिविटी जो होती है उस प्रोटीन की उसको लूज कर देता है। ठीक है, वो क्यों होती है लूज़? क्योंकि वहाँ पे आप हीट अप्लाई करेंगे या फिर पीएच में चेंज करेंगे या फिर कुछ और ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स वगैरह यूज़ करेंगे, जिसके कारण से उसकी बायोलॉजिकल एक्टिविटी और स्ट्रक्चर डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो उसको हम क्या कहते हैं? डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन बोलते हैं। ठीक है? अगर इसको बोर्ड के अंदर अटेम्प्ट करेंगे तो आप इसको इस तरीके से लिखिएगा, डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन, डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन इज़ अ प्रोसेस, इज़ अ प्रोसेस in which protein loses its native three-dimensional structure, three-dimensional structure and biological activity, biological activity due to physical or chemical changes, or chemical changes such as heating, change in pH, etc. ओके, तो ये क्या होता है? डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन को आपने डिफाइन कर दिया। व्हाट इज डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन, इसका आंसर ये हमने दे दिया है। अब आपसे सेकंड जो इसका पार्ट पूछा हुआ है वो यही पूछा था कि व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑफ डीनेचुरेशन ऑन प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शियरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। तो इसके प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शियरी स्ट्रक्चर पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, तो हम लिख लेते हैं यहाँ पे पॉइंटर्स बनाकर हमको लिखना पड़ेगा प्राइमरी स्ट्रक्चर। ठीक है, तो प्राइमरी जो स्ट्रक्चर रहता है वो क्या रहता है? इंटैक्ट रहता है, सेम रहता है, उस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। ठीक है, रिमेन्स इंटैक्ट। व्हाई? क्योंकि डीनेचुरेशन में जो एनर्जी इन्वॉल्व हो रही होती है वो जो स्ट्रॉन्ग पेप्टाइड बॉन्ड्स हैं प्रोटीन के अंदर उनको नहीं ब्रेक कर पा रही। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर जो सीक्वेंस प्रोटीन के अंदर प्रेजेंट है प्राइमरी स्ट्रक्चर के अंदर वो इंटैक्ट रहेगी। ठीक है, तो प्राइमरी स्ट्रक्चर के अंदर आप ये चीज लिखेंगे। देन आपके पास में आता है सेकेंडरी स्ट्रक्चर। सेकेंडरी स्ट्रक्चर, तो सेकेंडरी स्ट्रक्चर क्या होता है? डिस्ट्रॉय हो जाता है। और रीजन यही है कि जो हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं, ठीक है, जो रेगुलर फोल्डिंग जो होती है सेकेंडरी स्ट्रक्चर की उसके अंदर, रेगुलर फोल्डिंग इन द सेंस आप अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर बनाते हैं या फिर बीटा प्लेटेड जो स्ट्रक्चर्स रहता है ना, वो डिस्टर्ब हो जाता है, बीटा प्लेटेड स्ट्रक्चर। ठीक है, वो डिस्टर्ब हो जाता है, इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग्स रहती है और ये बॉन्ड्स क्या हो जाते हैं? ब्रेक हो जाते हैं। ब्रेक होने के कारण से ये सेकेंडरी स्ट्रक्चर जो हो जाता है आपका, ये डिस्ट्रॉय हो जाता है। ठीक है, और बात करें अगर टर्शियरी स्ट्रक्चर की, तो टर्शियरी स्ट्रक्चर भी क्या हो जाता है? डिस्ट्रॉय हो जाता है, टर्शियरी स्ट्रक्चर। ठीक है, टर्शियरी स्ट्रक्चर के अंदर जो आपकी थ्री डी शेप है ना, उसमें बहुत सारी टाइप की इंट्रैक्शंस रहती हैं। कैसी कैसी इंट्रैक्शंस? हाइड्रोजन बॉन्डिंग रहती है वहाँ पे, आयनिक बॉन्ड्स बनते हैं, है ना, हाइड्रोफोबिक इंट्रैक्शंस रहती हैं। तो वो सभी की सभी क्या हो जाती हैं? ब्रेक हो जाती हैं और ये जो आपका प्रोटीन होता है ये अनफोल्ड हो जाता है और ये फिर आपका सॉल्युबल भी रहता है। ठीक है, ग्लोबुलर प्रोटीन हो जाता है ये। ठीक है, तो ये भी आपका टर्शियरी स्ट्रक्चर भी क्या हो जाता है? डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो ये चीज़ तो आपने बताई। अब यहाँ पे अगर बात करें एग्जाम्पल भी हम ऐड कर सकते हैं। तो एग्जाम्पल डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन किस में ऑब्जर्व होता है? तो यहाँ पे आप एग्जाम्पल लिखेंगे बॉइलिंग एन एग। ठीक है, एग को बॉईल कर रहे हो तो जो लिक्विड वाइट पार्ट है उसका वो सॉलिड बन जा रहा है ना, सॉलिड वाइट मास बन जा रहा है। ठीक है, तो एक एग्जांपल ये दे सकते हो। दूसरा, आप दही जमाते हो, जैसे कर्डलिंग ऑफ मिल्क आप बोलेंगे, है ना, तो वहां पे क्या होता है? जो मिल्क होता है वो क्या हो जाता है? डीनेचर होता है। तो फॉर्मेशन होती है लैक्टिक एसिड की, बैक्टीरिया की हेल्प से पीएच चेंज होती है, तो आपको क्या मिलता है? फिर कर्ड मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपने ये सारे पॉइंटर्स को एक्सप्लेन करना था। 2 मार्क्स का क्वेश्चन था, तो 2 मार्क्स के अकॉर्डिंग ये सफिशियंट है अगर इतना आप पॉइंटर्स में लिख करके आ रहे हैं तो। ओके, नेक्स्ट आ जाते हैं हम, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन हमारे पास में जो है
उसमें आपको एक ग्राफ दिया हुआ है, स्टडी द ग्राफ शोइंग बॉइलिंग पॉइंट ऑफ टू लिक्विड एक्स एंड वाई। ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट आपको यहाँ पे दिया हुआ है, एक्स आपके पास में एक लिक्विड है, वाई आपके पास में एक लिक्विड है, और एक्स का बॉइलिंग पॉइंट है 341 एंड वाई का बॉइलिंग पॉइंट है 430। फ्रॉम द अबव ग्राफ आंसर द फॉलोइंग। आपको यहाँ पे इस ग्राफ को देख करके बताना है, वाई एक्सिस पे आपके पास में क्या है, बॉइलिंग पॉइंट है, और एक्स एक्सिस पे आपके पास में लिक्विड्स दिए हुए हैं। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा हुआ है, आइडेंटिफाई विच लिक्विड इज एन अल्कोहल एंड विच इज हाइड्रोकार्बन। तो यहाँ पे आपको बताना है कि कौन सा अल्कोहल है और कौन सा हाइड्रोकार्बन है। देखो, अल्कोहल एंड एक आपके पास में क्या है, हाइड्रोकार्बन। तो यहाँ पे एक चीज थोड़ा सा समझो, जो भी अल्कोहल होता है, ठीक है, तो अल्कोहल मान लो कोई मेरे पास में ये है CH3CH2OH, इस तरीके से। और हाइड्रोकार्बन है मेरे पास में CH3CH3, इस तरीके से कोई भी। तो आपने देखा है यहाँ पे ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में कौन सी बॉन्डिंग प्रेजेंट है बेटा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट है। बट ऐसी कोई बॉन्डिंग हाइड्रोकार्बन के अंदर नहीं प्रेजेंट है। ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग एक स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होती है, जिसके कारण अल्कोहल जो भी होंगे, ठीक है, हाइड्रोकार्बन के कंपेयर में अगर उनका हम बॉइलिंग पॉइंट देखेंगे तो वो ज्यादा होगा, क्योंकि यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज अ काइंड ऑफ इंटरेक्शन, वो ज्यादा है। इसीलिए हाइड्रोकार्बन का जो बॉइलिंग पॉइंट होगा कंपेरेटिव टू अल्कोहल वो कम होगा, क्योंकि वहां तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे ज्यादा आपको दिया हुआ है वाई का बॉइलिंग पॉइंट, यानी कि वाई आपका क्या है, अल्कोहल है, और एक्स आपका क्या है, यहाँ पे हाइड्रोकार्बन है। ठीक है, हाइड्रोकार्बन कोई लिक्विड है। ठीक है, ये आपने आइडेंटिफाई कर लिया। आइडेंटिफाई विच लिक्विड इज एन अल्कोहल एंड विच इज हाइड्रोकार्बन, तो ये आंसर हमने कर दिया है फर्स्ट पार्ट। देन इसका जो सेकंड पार्ट आता है, व्हाई देयर इज अ डिफरेंस इन द बॉइलिंग पॉइंट, कि इसका 341 है और इसका 430 है, तो ये डिफरेंस क्यों है। क्यों का आंसर भी हमने कर दिया है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग यहाँ पे प्रेजेंट होती है अल्कोहल्स के अंदर। ठीक है, तो इसमें आप ये लिख सकते हैं कि यहाँ पर पोलर हाइड्रोक्सी बॉन्ड होगा, है ना, हाइड्रोक्सी बॉन्ड बोलते हैं इसको। पोलर है क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन के बीच में, एक ही मॉलिक्यूल के अंदर है ये। ठीक है, और दूसरे मॉलिक्यूल के अंदर भी हो सकता है, दूसरा कोई अल्कोहलिक मॉलिक्यूल आपके पास में इस तरीके से हो, CH3CH2, एक इंट्रैक्शन ऐसे है ना, दूसरा फिर आपके पास में कुछ इस तरीके से है एक मॉलिक्यूल, ऐसे करके CH2CH3। ठीक है, सेकेंड अल्कोहल मॉलिक्यूल। तो ऐसे ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग इंटरेक्शंस रहती है दो मॉलिक्यूल्स के बीच में। तो आप यहाँ पे कह सकते हैं यहाँ पे इंटरमॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग्स प्रेजेंट होती है अल्कोहल के अंदर, इसीलिए यहाँ पे स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव फोर्स है, और ज्यादा अट्रैक्टिव फोर्स है तो उसको ओवरकम करने के लिए हमें ज्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा, इसीलिए बॉइलिंग पॉइंट क्या है, हाई है। ठीक है, और हाइड्रोकार्बन के अंदर जो आपकी इंट्रैक्शन प्रेजेंट है वो कैसी है, वैंडरवाल फोर्सेस हैं, जो कि वीक फोर्सेस ऑफ इंट्रैक्शन होती हैं। ठीक है, नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स के बीच में यहाँ पे पोलैरिटी में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है एटम्स की, तो यहाँ पे इस तरह की इंट्रैक्शन है। और अगर हम कंपेयर करते हैं मतलब सिमिलर मॉलिक्यूलर मास के कंपाउंड्स को, तो हमें अल्कोहल का जो बॉइलिंग पॉइंट मिलेगा वो ज़्यादा मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको इस तरीके से एक्सप्लेन करना था। नेक्स्ट हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 26 आ जाता है। अब हम सेक्शन सी पर आ गए हैं, जिसमें शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है आपके पास में। तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन नंबर 26 है, व्हाट इज राउल्ट्स लॉ। ठीक है, फर्स्ट पार्ट इसका ये है। तो राउल्ट्स लॉ क्या है, इसको आपने एक्सप्लेन करना है। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे राउल्ट्स लॉ के अंदर, ये आपका एक मतलब बेसिक प्रिंसिपल है, जिसको आप यूज करते हैं किस चीज को डील करने के लिए यूज करते हैं बेसिकली। ठीक है, ये आप यूज करते हैं बेटा वेपर प्रेशर सॉल्यूशन का, उसको रिलेट करते हैं उसकी कंपोजिशन के साथ में। ठीक है, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे इसमें, राउल्ट्स लॉ इज अ फंडामेंटल प्रिंसिपल। ये बहुत ही बेसिक प्रिंसिपल है, फंडामेंटल मतलब बेसिक प्रिंसिपल, फंडामेंटल प्रिंसिपल दैट डिस्क्राइब्स हाउ द वेपर प्रेशर वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन रिलेट्स टू इट्स कॉम्पोजिशन। ठीक है, उसके अंदर सॉल्यूट और सॉल्वेंट की जो कॉम्पोजिशन है उसके साथ में रिलेट करता है। ठीक है, वेपर प्रेशर सॉल्यूशन का। तो ये आप 1 मार्क का क्वेश्चन था आपका, है ना, तो 1 मार्क में आप इतना लिखेंगे ये सफिशिएंट है। ठीक है,
नेक्स्ट हम इसके सेकंड पार्ट पे आ जाते हैं। सेकंड पार्ट आपका ये है 6 ग्राम ऑफ नॉन वोलेटाइल। इसमें आप इसका एक्सप्रेशन भी लिख सकते हैं। 26th के अंदर आप इसका एक्सप्रेशन भी लिखेंगे तो और बेटर हो जाएगा। ठीक है, एक्सप्रेशन क्या होता है, जो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन यानी कि टोटल वेपर प्रेशर, वो इक्वल टू होगा किसके, वेपर प्रेशर जो आपके पास में सॉल्यूट प्रेजेंट है इनटू वेपर प्रेशर ऑफ डेड सॉल्वेंट इन प्योर फॉर्म, है ना, प्लस वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूट, ये हमने सॉल्यूट का लिया था, फिर हम सॉल्वेंट का लेंगे क्योंकि एक सॉल्यूशन के अंदर आपके पास में सॉल्यूट होगा और सॉल्वेंट होगा तभी बनता है। ठीक है, उन सभी के वेपर प्रेशर्स का सम होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ इनटू मोल वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड बी। ओके, तो यहाँ पे आप बी को मान सकते हैं, ये अगर आप सॉल्यूट के लिए यूज कर रहे हैं तो ए आपका सॉल्वेंट होगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप यहाँ पे साइड में स्टार मार्क करके लिख सकते हैं कि ये आपने क्या लेट करके लिखा है इसको। ठीक है, तो टोटल वेपर प्रेशर आप राउल्ट्स लॉ की हेल्प से निकालते हैं। नेक्स्ट हमारे पास में जो इसका सेकंड पार्ट था उसमें पूछा हुआ था 6 ग्राम ऑफ नॉन वोलेटाइल सोल्यूट व्हेन डिसॉल्व्ड इन 60 ग्राम बेंजीन रेजेस द बॉइलिंग पॉइंट बाय रेजिंग द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन बाय 1 डिग्री। व्हाट इज द मॉलिक्यूलर मास ऑफ सोल्यूट। यहाँ पे एब्लियोस्कोपिक कांस्टेंट आपको दिया हुआ है। ठीक है, तो इसमें आप कैसे सॉल्व आउट करेंगे इसको। देखो आपके पास में एक्सप्रेशन होता है एलिवेशन एंड बॉइलिंग पॉइंट का, है ना, तो उसको हम यूज करेंगे। तो वो एक्सप्रेशन क्या होता है, डेल्टा टी बी इज इक्वल्स टू के बी इंटू मोलालिटी। ठीक है, ये हमारे पास में एक्सप्रेशन रहता है। अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले हम मोलालिटी फाइंड आउट कर लेते हैं। ठीक है, फर्स्ट स्टेप में हम मोलालिटी फाइंड आउट करेंगे। तो मोलालिटी किसके इक्वल होगा, गिवन मास ऑफ सॉल्यूट जो कि आपका क्या है, बेंजीन है। बेंजीन आपका सॉल्वेंट है यहाँ पे बेटा, यहाँ पे ये नॉन वोलेटाइल सोल्यूट लिया हुआ है जिसको हम बी से रिप्रेजेंट कर देते हैं। ठीक है, सॉल्यूट को हमने बी से रिप्रेजेंट किया, फिर इसका क्या आ जाएगा, मोलर मास। ये इतना पार्ट क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। देन हम नीचे डिवाइड किससे करते हैं, मास ऑफ सॉल्वेंट से। मास ऑफ सॉल्वेंट आपका क्या है, ये बेंजीन हम लिख लेते हैं इसको। ठीक है, ये आपका अगर ग्राम में है तो बेटा ऊपर आपको 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, है ना। तो ये आपका पास में क्या आ जाता है, मोलैलिटी आ जाती है। इसके अंदर वैल्यूज पुट कर लेते हैं। जो गिवन मास है सॉल्यूट का वो कितना दिया हुआ है, 6 ग्राम दिया हुआ है। मोलर मास जो सॉल्यूट है ये हमें फाइंड आउट करना है, यानी कि एम बी हमको फाइंड आउट करना है। और गिवन मास जो सॉल्वेंट है 60 ग्राम, ये आपको दिया हुआ है बेंजीन का मास, ये आ जाएगा यहाँ पे 60, एंड ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि हमारी मोलैलिटी जो होती है वो क्या होती है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। ठीक है, तो केजी में कन्वर्ट किया है जस्ट उसको। तो इतना पार्ट क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट। ठीक है, तो उसको हमने इस तरीके से लिखा। अब यहाँ जो चीजें कैंसिल आउट हो रही है उनको कैंसिल कर देंगे, यहाँ 0 से 0 कैंसिल, यहाँ 6 से ये 6 कैंसिल, तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, 100 बाय मोलर मास ऑफ सोल्यूट। ठीक है, ये हमारे किसके इक्वल आया, मोलैलिटी जो है हमारी वो ये आई है। ठीक है, अब इस मोलैलिटी को हम इस एक्सप्रेशन के अंदर पुट करेंगे। डेल्टा टी भी हमें बताया हुआ है कि कितना बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन में रेज आया था, वो आया था 1 डिग्री का। ठीक है, तो इस एक्सप्रेशन के अंदर अगर हम डाटा पुट करते हैं तो वो हमारा क्या हो जाता है, 1 इज इक्वल्स टू एब्लियोस्कोपिक कांस्टेंट आपको दिया हुआ है यहाँ पे 2.53। ठीक है, और मोलैलिटी की जगह हम रखते हैं यहाँ पे 100 डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ बी। तो इसको सॉल्व आउट करेंगे तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मोलर मास ऑफ सॉल्यूट आपका ऊपर आ जाएगा, ये 2.53 100 से मल्टीप्लाई होगा तो ये 253 आ जाएगा। और मोलर मास की जो यूनिट होती है बेटा वो ग्राम पर मोल होती है, ये आपका क्या आ जाएगा, मोलर मास आ जाएगा। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन भी हमने कंप्लीट कर लिया है।